जी सर। सेप्टिक टैंक न बना करके जी आप ये बनाइए। होता है कि सब क्या बनाए, तो फिर वही प्रश्न खड़ा हो जाता। यहाँ का ये बनाइए। हाँ, ये विकल्प आप दे रहे हैं उनको। तो हमारे यहाँ जितना भी है सबका विकल्प है जी कि पैसे वाले लोग हैं वो बोले हम ये बनाएंगे, हम जी। बोले भाई ये बना लीजिए। अभी सर तिरुवनंतपुरम में एक टॉयलेट को लेकर नया प्रयोग बताया जा रहा हुआ है, ई टॉयलेट के नाम से। तो क्या कुछ नया तरह का प्रयोग है ये? वहाँ के कुछ इंजीनियर्स ने इसको तैयार किया है। अब उसको हम पूरा देखा नहीं है। हाँ, लेकिन ये है काफी चर्चा हुई है। हाँ, चर्चा हुई है, हमने भी पढ़ा है इसको जी। तो उसको भी टेक्नोलॉजी को हमसे देखा नहीं हमने जी। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव भी, और एक दिन में टॉयलेट की भी वहाँ भीड़ बहुत होती है, काफ़ी लोग तिरुवनंतपुरम आते हैं, तो वो एक टॉयलेट में 30,000 लोग भी इस्तेमाल करेंगे, तो वो फिर जो भी मल है उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो सबका सब वहाँ सेटल्ड हो जाएगा। ऐसा है ना कि सेटल होने का डाइजेस्टर होना चाहिए जी, उसी सेटल होगा। अब 30,000 का मतलब हुआ 50 आदमी रख लीजिए, एक शौचालय इस्तेमाल करेगा 24 घंटे में, तो आपको चाहिए कितना 100 सीट? बिल्कुल ठीक है। हाँ, बहुत। तो इसीलिए है कि अब वो क्या है, हम चूंकि हम देखे नहीं हमने, ई टॉयलेट नाम दिया उन्होंने। हम नाम जो दिया हो जी, उसको हमने पूरा देखा नहीं है जी, इसलिए अकाउंट उस टॉयलेट के बारे में। सर, अगर हम आपसे पूछे कि क्या जो ये अभियान है टॉयलेट का, हम कब तक इस हालत में पहुंचाएंगे कि भारत के हर घर में एक टॉयलेट हो? वो तभी होगा जबकि लाखों की संख्या में नए युवक युवतियों को आप एज ए मोटिवेटर और डॉक्टर ऑफ सैनिटेशन बनाइए और लाखों मेसन्स को आप ट्रेन करिए। ये मोटिवेटर्स जो होंगे वो घर घर जाके मोटिवेट करेंगे बनाने के लिए, और मेसन्स को ट्रेन कर दिया जाएगा बनाने के लिए। सर, ये थ्योरेटिकली तो लगता है कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं और प्रैक्टिकल में भी हो सकती हैं, लेकिन ये होंगी कैसे? नहीं, ऐसा है ना, हम क्या सिर्फ हम लगातार पिछले 40-50 सालों से तो बात ही करते आ रहे हैं। नहीं, बात नहीं करते 40-50 तो जो हम लोगों ने किया, सुलभ एक्सेप्शन हो सकता है। नहीं, लेकिन सुलभ जैसी आप 2 संस्थाओं के नाम बताइए सुलभ की तरह काम कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं जी। मेरा कहना है कि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय को जी ये चाहिए कि सुलभ या कोई संस्था हो, जब तक एनजीओ के साथ कोलैबोरेशन नहीं करेंगे ये जी, और सिर्फ पैसा केंद्र सरकार से राज्य सरकार, जी, राज्य सरकार से जिला, जिला से ब्लॉक, ब्लॉक से पंचायत भेजते रह जाएंगे जी, तो ये काम पूरा नहीं होगा। उसको सीधा एनजीओ से बात करनी चाहिए। नहीं, सीधा बात नहीं करिए, लेकिन एनजीओ के इन्वॉल्वमेंट करिए, इन्वॉल्व कीजिए। आप पैसे जब भेज रहे हैं तो एनजीओ जो है या इंडिविजुअल लड़का हो ट्रेन करिए उसको जी, क्योंकि करेगा कौन? कोई तो होना करने वाला होना चाहिए। बिल्कुल जी। तो समस्या यहाँ इस बात की है ना कि सब कुछ है, करने वाला नहीं जी, तो ये चाहिए ना। लेकिन सर, इन सब चीज़ों के बाद एनजीओ की क्रेडिबिलिटी पे भी एक सवाल उठता है कि जो जिस तरह के एनजीओ हमारे समाज में हैं, हाँ, सुलभ एक एक्सेप्शन हो सकता है, तो उन पे भी लोग विश्वास नहीं है समाज में। नहीं, ऐसा है ना, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से सर्टिफिकेट लीजिए जी। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो सर्टिफिकेट गलत नहीं देगा ना जी। अब वो भी गलत दे दे तो उसका क्या होगा पाए? मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है जिला का मालिक है, हाँ, उससे कहिए कि छानबीन करके जी, थाना से कहे कि थाना जो इस संस्था के बारे में जी, ये संस्था कहाँ है, क्या काम करती है, कौन लोग काम करते हैं, उनका क्रेडेंशियल क्या है, ये सब करके रिपोर्ट कलेक्टर को दे जी, और कलेक्टर जो है फिर वो रिकॉग्नाइज करे, जो अच्छी संस्था है रिकॉग्नाइज करे उसको, नहीं है उसको मत करे। सर, मैंने सुना था कि उड़ीसा में एक बहुत बड़ी यूएस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन आई, बहुत बड़ी फंडिंग एजेंसी है यूएस की, उसको सैनिटेशन के लिए एक कोई एनजीओ चाहिए था उड़ीसा में, और लगभग वो 1,000 करोड़ रुपए इंस्टॉलमेंट में वो वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन उनको एक भी एनजीओ ऐसी नहीं मिली पूरे उड़ीसा के अंदर जिनको वो इतने पैसे के लायक समझ सके। नहीं, अब हम लोग संस्था तो उड़ीसा में है, हाँ, हो सकता है कि आपके संपर्क में किया उन्होंने, आपके संपर्क में ना आया, लेकिन ये इस बात का लोग 3 साल होने को चाह रहे। अब देखिए उसमें क्या है, जो हम संपर्क न किया हो जी, उसका जवाब तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमसे जवाब दे होते हैं। मैं एनजीओ की विश्वसनीयता पे मत इस तरह के नहीं, देखिए इसमें ऐसा मान लीजिए कि एनजीओ में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कागज पर एनजीओ बना दिया है। जब पैसा कहीं से आता है
उसको लेने का प्रयास करते हैं। जी जी आधा करते हैं, आधा नहीं करते हैं। इसमें दो राय नहीं है, हम डिस्प्यूट खड़ा नहीं करते हैं, बिल्कुल जी इसको हम स्वीकार करते हैं। जी लेकिन इस देश में अच्छे अच्छे एनजीओ भी हैं, खरसुला भी नहीं है, जी ऐसे और एनजीओ हैं जी जो अच्छे हैं। सब कुछ रामकृष्ण मिशन है, जी उसको आप काम दे सकते हैं, जी और संस्था बहुत अच्छी संस्था है। और तो रामकृष्ण वो है नहीं, तो इस प्रकार से और संस्थाएं भी हैं। और कुछ संस्थाओं एक ग्राम विकास संस्थान है, उड़ीसा में ही है, जी ग्राम विकास संस्थान, ग्रामीण विकास हाँ, संस्था वो भी अच्छा काम किया है, जी। है नहीं। तो इसलिए उसमें एक संस्था है ईश्वर पटेल का, जी गुजरात में है जी। नहीं। तो एनजीओ है, ऐसा नहीं कि नहीं एनजीओ नहीं है। जैसे अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि उनके जैसे बिहार में ही संस्थाओं की बहुत कमी है, अच्छी संस्थाएं बिहार में ढूंढने से नहीं मिलती। हाँ, तो आप कुछ संस्थाओं के नाम बताइए जो बिहार में बहुत अच्छा काम कर रही नहीं ऐसा है ना कि बिहार में क्या है जी। कि जब कार्य में राजनीति हो जाएगी तो समस्या पैदा रहेगी। काम करने में राजनीति। जी तो इसमें है कि जैसे देखिए हम लोग के जो है जी जितने राज्य हैं, सरकारें हैं, सरकार बदल जाती है, जी हम लोग वहाँ काम करते रहते हैं, कोई असर नहीं पड़ता हम लोग। बिल्कुल। बिहार के लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं तो बहुत इसीलिए अच्छा। है कि अब जब कार्य में राजनीति हो जाएगी जी तो कठिनाई तो बिहार में है ये स्थिति स्थिति बिहार में है। कि आप कुछ काम करने जाएं और उस काम के साथ इसमें है कि आपको काम दिया जाए कि ना दिया, मेरिट पर नहीं निर्णय होता है। जी उसमें होता है कि साहब इनको दें कि ना दें, ये अपने हैं पराए हैं, कौन है कहाँ से है। वो तो है, उसको तो कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। सर एनजीओज के साथ एक सवाल और सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एनजीओज को लेकर जो हमारे पास जो एक्ट हैं वो सब आज़ादी के पुराने वाले हैं। हाँ वो सोसाइटी एक्ट हो या तमाम जो भी एक्ट है एनजीओज रजिस्ट्रेशन के, जो वो कुल मिला के 8 ऐसे एक्ट है जिसमें हम एनजीओ को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, वो सब आज़ादी से पहले वाले हैं। आज नुक्कड़ पे जो हनुमान पूजा होती है उनसे लेकर और जो हमारे यहाँ रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन से लेकर सुलभ इंटरनेशनल सब एनजीओ है। तो क्या इसको रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर? अब दिक्कत क्या है देखिए, जी इसमें क्या है कि जो गैर सरकारी प्रयास है जी उसमें कोई न कोई संगठन तैयार होता है, और रेजिडेंट वेलफेयर का हो या दूसरे का, हनुमान जी का हो, जिसे का भी हो, जी तो उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं कि यदि डिफॉल्टर है, ठीक है यदि सरकार का पैसा लेके कुछ काम गड़बड़ कर दिया उसने, उसको आप दंड देने के लिए जो भी प्रयास कर सकते हैं आप प्रयास करिए। नहीं एक्ट में रिफॉर्म की जरूरत है। जैसे एक्ट में जरूरत नहीं है, जैसे कोई भी व्यक्ति ऐसे आगे खुद को एज एनजीओ एस्टेब्लिश नहीं एक्ट में कोई जरूरत नहीं है, हम तो इस पे काम ही कर रहे हैं। जैसे खबर एक बार आती है कि 50 एनजीओ ब्लैक लिस्टेड हो गए। हाँ। अब वो कौन से एनजीओ थे, किस फील्ड में काम कर रहे थे, क्या काम करते, कौन से लोग थे उसमें इन्वॉल्व, कोई नहीं पूछता। तो अब सुलभ को लेकर कोई जाकर बोलेगा एनजीओ है, तो पहले सामने वाले की नजर यही आएगी कि एनजीओ है। तो फिर जो आप कह रहे हैं वो 100% सही है, बट एक्ट में बदलाव की आवश्यकता नहीं है। जी हमने एक्ट देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, हम काम ही कर रहे हैं। तो क्या क्लासिफिकेशन की भी जरूरत नहीं? कोई जरूरत नहीं है उसमें, नहीं है कि जो डिफॉल्टर है ही शुड बी पनिश्ड। जी बस यदि ये हो गया आपको तो बात सब ठीक हो जाएगी। हाँ पनिश भी नहीं होते वो लोग, सीधा बच जाते हैं। वो तो मान लीजिए कि अब इधर लॉ का डिफेक्ट है इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं क्या इस तरह यही तो सुधार की जरूरत है ना यहाँ पे। लेकिन ऐसा है कोई भी काम करिएगा तो कानून के हिसाब से करिएगा ना, बिल्कुल व्यक्ति पर तो जाइएगा नहीं। तो यदि कानून में है किसी ने पैसा खा लिया, ठग लिया, चोरी कर ली, उसको सजा दी जाएगी, ठीक है। अब उसको आप लागू नहीं करिए तो उसको क्या किया जाए? इसलिए एक्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि एक्ट तो पढ़ा हुआ है, एक्ट पर तो जानते ही हैं आपने पूरा पूरा पढ़ा हुआ है हमने, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी नहीं है कि जिस संस्था को आप रिकॉग्नाइज करते हैं वो संस्था यदि काम नहीं सही करती है उसको आप एक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब सर फिर वापस हम लोग आ जाते हैं साफ सफाई वाले पे। जयराम रमेश ने एक बयान दिया है जिसमें जयराम रमेश कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर मैला ढोने की प्रथा भी चल रही है तो इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी रेलवे की बनती। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए उसमें क्या है ना कि जब से पहला रेल चला जिस समय 1856 कहता है, हाँ जी, उसमें शौचालय सब था ही नहीं, और एक आदमी लोटा लेके शौच करने के लिए गया, गाड़ी रुकी हुई थी, गाड़ी चली गई तो चली गई। तो अब उस समय तो गाड़ी आती थी दिन भर में एक, रात में 24 घंटे में एक गाड़ी,
तो नेक्स्ट डे हो के आदमी रहा स्टेशन पर रहा और नेक्स्ट डे के अपने आप गाड़ी गया वो। तो उसने पत्र लिखा कि रेलवे शौचालय होना चाहिए, तो हुआ। अब क्या है कि शौचालय ट्रैक गिरता है उस पर म्यूनिसिपल। हमने सुझाव दिया था जब IIT कानपुर में बैठक हुई थी, मैं भी गया था उसमें, और लोग गए थे, DRDO में मीटिंग हुई थी लखनऊ में, उसमें कहा था कि कंटेनर आप डालिए उसमें, कंटेनर। और हम लोग लगवाया था हिसाब, तो सबसे एक गाड़ी है जो चलती है केरला से जम्मू कश्मीर, उसमें एक स्टॉपेज जो है जंक्शन पर वो 13 आवर्स का है, बकिए का जंक्शन का है 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा। तो 7 घंटे तक इस्तेमाल हुआ जी। उस स्टेशन में एक कंटेनर निकाल लीजिए, उसको बायोगैस प्लांट में ले जाइए, अपना खाद बनेगा, गैस बनेगा, फिर दूसरा उसमें डाल दीजिए। मतलब यहाँ वो स्टॉक होगा जो भी उसमें लोग, हाँ कंटेनर लगा दिया, वो जमीन पे नहीं जाएगा, वो जमीन पे नहीं जाएगा, कंटेनर लगा होगा, कंटेनर लगा हुआ है, तो पानी पखाना कुछ भी नीचे नहीं जाएगा। वो मग की तरह लगा होगा, वो नीचे से वो निकालेंगे, उसको ले करके फिर आप जो है सो जहाँ भी जंक्शन है वहाँ प्लांट बनाइए बड़ा बड़ा, वहाँ पर खाना डाल दे, उसमें गैस बनेगा, बिजली बनेगी और सब काम कर सकते हैं। दिस इज ए परमानेंट सोल्यूशन। अभी जो बायोलॉजिकल टॉयलेट की बात चल रही है वो सब भी ठीक है, बस सब इंटरमीडिएट है। आई डोंट थिंक इट विल परमानेंट। तो अभी क्या मतलब ये बात कहाँ तक पहुंची, वहां से कुछ रिप्लाई आया आपके पास? मेरा कहना है कि सरकार में लोग बदलते रहते हैं, ठीक है ना। आज आप कहीं चले गए, फिर दूसरा आदमी आया, फिर वो उसने कुछ किया, उसने फिर इनिशियल स्टेज से बात हुआ, तो होता कि इसमें किसको आप कैच करेंगे? ठीक बात। तो ये है ना, आप जब तक सरकार न चाहे, तो सरकार नहीं चाहे तो हो नहीं सकता है। बिल्कुल। अब रेलवे मान लीजिए, तो रेलवे चाहे कि भाई हमने सुझाव बताया उसको, और दूसरा सुझाव आया बायोलॉजिकल टॉयलेट का, दोनों सुझाव आ गया, एक का प्रयोग किया उन्होंने जी, कर रहे हैं अभी कुछ ट्रेन से लगाया उन्होंने जी, एक का प्रयोग किया ही नहीं उन्होंने। तो स्वाभाविक है ना कि जब प्रयोग ही नहीं करेंगे आप जी, तो पैसे पता चलेगा आपको। मतलब हमारे यहाँ एक बात और भी है कि चीजें बहुत धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होती है। ये बात सही है, बहुत धीरे काम होता है यहाँ पर ना जी, किसी को जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है ना जी। तो इसलिए समस्या बढ़ती रहती है, इसलिए एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है कि कब तक समाप्त होगा जी, ये कहना बहुत मुश्किल है। सर अब अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि आने वाले 10 सालों में सुलभ कौन से नई चीजें हम सुलभ के माध्यम से देखने वाले? नहीं देखिए, हम लोग तो अभी छाप रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सैनिटेशन, ये पहला वॉल्यूम तैयार हम लोग का है। कब तक आ जाएगा सर ये तो आ जाएगा 5-6 महीने के अंदर, तो तैयार हो चुका है। सैनिटेशन पे इंसाइक्लोपीडिया होगा, ये पहली बार वर्ल्ड में छप रहा है क्या? और उसके बाद है कि और अलग वॉल्यूम तैयार हो रहा है, छपेगा बाद जी। उसके बाद है कि रूरल एरियाज में हम लोग भी चाहते थे काम करने के लिए जी, लार्ज स्केल पर जी, मन बना लिया था हम लोगों ने जी। लेकिन अब जो भारत सरकार ने कर दिया कि जो मोटिवेटर्स हो उनके पैसा नहीं दिया जाएगा, उनको राशि नहीं दी जाएगी। क्यों? अब क्यों तो सरकार कर सकती है, हम नहीं कर सकते। क्यों? मतलब ये जो मोटिवेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं, जो NGO हो या इंडिविजुअल हो, हाँ, जो भी काम करेगा हाँ, उसको पैसा चाहिए हाँ, तो जितना काम करेगा उतना पैसा चाहिए उसको हाँ, बिल्कुल चाहिए, तभी वो काम करेगा, बिल्कुल तभी कंट्रीब्यूट करेगा हाँ, हाँ। तो 3200 से 9900 शौचालय का दाम हो गया बिल्कुल, लेकिन जो काम करवाएगा उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। ओ मतलब जो काम करवाने वाले उनको नहीं देंगे, सिर्फ टॉयलेट से मकान मालिक को मिलेगा और जो उनको बनाएगा मिलेगा, तो मकान मालिक को मिलेगा, मकान मालिक अपना जैसा बनवाए शौचालय बनवाए, जैसा करे। तो ये इम्पोर्टेंट उसमें है, वो जो मोटिवेट करेगा उसके लिए नहीं है, उसके नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि फिर हम लोग करें कैसे? बिल्कुल, सुलभ में हम लोग ग्रांट नहीं लेते, हम लोग डोनेशन नहीं लेते हैं, तो हम लोग जो काम करते हैं जो पैसा मिलता है उससे संस्था चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो 15% हम लोग लेते हैं, बिल्कुल ये तो है ही, कहीं 20% मिले, 15%। अब जब है 15% नहीं मिलेगा जी, तो आगे काम कैसे करेगा? बिल्कुल फैसिलिटेट आप करेंगे, गांव में हम किसी को भेजेंगे जी, तो कहाँ से भेजेंगे? बिल्कुल, मेरे पास पैसा तो है नहीं। तो ये चीज है कि हमने सोचा था लार्ज स्केल काम करने का रूरल एरियाज में जी, ज्यादा हमने काम किया अर्बन में हाँ, सिर्फ 1 लाख शौचालय बनाए हमने रूरल में। किस इलाके में? 1 लाख बिहार में भी है, खड़गपुर में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, सब बनाया जी।
अब इसमें है कि ये जो शौचालय 1 लाख बना जी, और अब रूरल एरिया में हम लोग चाहते थे कि लार्ज स्केल करना, बिल्कुल तो किताब तो हम करेंगे करेंगे, इसके लिए तो जो जैसे होगा साधन कहाँ से आएगा देखते हैं, जी, लेकिन ये तुम करेंगे किताब छपने की बात। जी। लेकिन जो इम्प्लीमेंट वाली बात कर रही थी वो कटाई होगी अब, चूंकि पैसा मिलेगा नहीं उसमें, और अब फंड बाहर से ले नहीं रहे फंड किसी से। लेते नहीं किसी से, जी, तो उसमें कठिनाई होगी। अब देखते हैं क्या होता है उसमें। नहीं अगर मान लीजिए इस अभियान के लिए आपको जरूरत पड़े तो आप ले सकते हैं, कोई अगर बाहर से कोई सुलभ में तो हम नहीं लेंगे। जी, एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग का है मिशन फाउंडेशन। मिशन, जी, मिशन फाउंडेशन में इसके प्रचार प्रसार के लिए जी, हम लोग सोच रहे हैं कि FCR लेकर लिया नहीं हम लोगों ने, FCRA नहीं लिया, नहीं लिया, तो ले करके फिर उसमें हम लोग प्रयास करेंगे, बट नॉट दिस ट्रस्ट। तो FCRA पे को लेकर ही बहुत सारी कंट्रोवर्सी कुडनकुलम और बाकी जगहों पे हुई है। देखिए उसमें क्या है ना कि यदि आदमी और ग्रुप ऑफ पर्संस जी, वो ऑनेस्ट है कि नहीं, जी, वो ऑनेस्ट है तो कोई गड़बड़ी नहीं। लेकिन सर जो फॉरेन फंडर्स जो आमतौर पे जो भी लोग हैं वो उनका कोई एक हिडन एजेंडा तो रहता ही है। नहीं उसमें क्या है ना कि जैसे अभी तक तो हम लोग नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, जी, इसलिए नहीं लिया कि आप ले लिया 5 रुपया, हाँ, हाँ, लोग कहेगा 50 रुपया ले लिया आपने, बराबर बराबर, जी, अब इसको कौन जाए क्लिफाई करने के लिए। तो हम लोगों ने आज तक जान के नहीं लिया जी, कि भैया जितना पैसा आता है उसमें काम करो, जी, एक हेडेक को ले जाए। जी, लेकिन जो आपने प्रश्न किया है उसमें यह है नहीं मतलब अब आपका मन बन रहा है FCRA लेने के। नॉट ट्रस्ट। हाँ वो मिशन फाउंडेशन, मिशन फाउंडेशन में चूंकि वो उसमें माध्यम से हो सकता है कि लिया जाए किया जाए, बट सोच समझ के करेंगे हम लोग। उसमें फिर वही बात हो जाए कि साहब ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ये है कि आप काम ही करिए जी, और फिर उसमें झंझट फंसिए। और आजकल जो अधिकारी लोग निर्णय नहीं ले पा रहा है क्या है कि वो फिर बजा झंझट फंसता है। हम लोग बिल्कुल, जी, एक सेमिनार हम करने वाले हैं अगले साल, जी, सेफ ब्यूरोक्रेसी फॉर डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी। क्या बात है। तो सर ये अगला साल इतना वक्त क्यों ले रहे हैं आप? चूंकि अब तो तैयारी टाइम लगेगा ना उसमें, जी, लिखा पढ़ी हो गया, कोर्ट पार्टिसिपेट करेंगे कितना होगा, तो इसमें क्या कि जब ब्यूरोक्रेसी को सेव नहीं करेंगे आप तो काम करेगा कौन आपका। सर आपको लगता है ब्यूरोक्रेसी को सेव करने की जरूरत है? जरूर है ना। जो मान लीजिए कि अब आपके खिलाफ दरखास्त पड़ गया, जी, कुछ नहीं उसमें है, और सरकार का है कि जब तक अफिडेविट कोई ना डाले तब तक एंटरटेनमेंट नहीं होगा उसका। बिल्कुल, जी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अफिडेविट रहे न रहे वो दरखास्त एंटरटेन हो गया, तो दरखास्त, अच्छा इंक्वायरी हुई नहीं, पड़ा हुआ है, 10 साल तक इंक्वायरी नहीं हुई। जी, उस अधिकारी का जब प्रमोशन होगा तो वो कागज आगे बढ़ा दिया जाएगा कि साहब इन पर तो कंप्लेन था। कंप्लेन था तो 10 वर्ष में इंक्वायरी नहीं किया, अब जब आज प्रमोशन बात आ रही है तो आप कागज ला रहे हैं सामने। तो इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं, एक किताब हम लिख रहे हैं, जी, हाउ टू गवर्न इंडिया, जी, हाउ टू गवर्न इंडिया, गवर्न इंडिया, जी। उसमें हम सारी बात लिख रहे हैं। सर आपकी एक वो किताब का जिक्र अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, आपकी एक किताब रोड टू फ्रीडम, हाँ, तो उसमें हमने यही बताया है कि स्कैवेंजिंग समाप्त कैसे हो सकता है, कुछ सकता है ओरिजिन क्या था स्कैवेंजिंग का, जी, उसके बाद कि कैसे समाप्त हो सकता है, वो मैं PhD का थीसिस है वो। हाँ वही आपकी PhD भी तो, हाँ इसी पर है सोशियोलॉजी में, और उसी दौरान आप इस तरफ आ गए। हाँ तो नहीं वो तो बाद में आया तो। सर मैं आपसे पूछना था PhD आपको जब मिली तो क्या उसमें लोगों ने नहीं कहा कि क्यों इस इशू पे तो PhD कर रहे हैं? हाँ, हमको नहीं कहा जी, यूनिवर्सिटी में इस पर ऐतराज हुआ ना, हाँ जी, ऐतराज हुआ कि साहब यहाँ तो किताब इस पर है ही नहीं है, हाँ कोई बुक से नहीं इस पर है, जी, तो फिर ये PhD करेंगे कैसे, हाँ रेफरेंस कहाँ से लाएंगे, रेफरेंस कहाँ से लाएंगे। जी, तो हमारा जो गाइड थे अभी लाइव, कौन थे? प्रोफेसर जियाउद्दीन अहमद, ओ पटना में सोशियोलॉजी के हेड थे वो, जी, उन्होंने कहा कि भाई ये तो पहला PhD वर्ल्ड में हो रहा है जी, जिसमें ऑथर जो है स्वयं जो रिसर्च कर रहा है वो स्वयं विषय को क्रिएट कर दिया उसने, क्या बात है जी, और विषय को क्रिएट करके उस पर PhD कर रहा है, क्या बात है, तो ये तो पहला अनोखा है। तो इसमें आप जो खोज रहे हैं डिफरेंस क्या हुआ है, तो जो आदमी मटेरियल डालेगा वही रेफरेंस होगा इसका। ये जियाउर रहमान साहब ने बोला, नहीं, क्या बात है। देन एवरीबॉडी एग्रीड, बोला हाँ ठीक कह रहे हैं, देन आई वाज अवार्डेड, ठीक है आप करिए। तो उसमें फिर तो इंटरव्यू होता है उसमें, नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर इंटरव्यू की दिक्कत तो है नहीं, इनिशियल स्टेज से फिर उनके बीच में जाके रहना और फिर इनका इतिहास है, ये सब चीजें फिर इकट्ठा, वो तो काफी इकट्ठा किया हमने ना, वो तो इकट्ठा किया हमने और उस पर काम किया हमने। क्योंकि रॉ मटेरियल तो बिल्कुल नहीं होगा आपके पास।